हेलो एवरीवन, मैं राहुल संघई आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म का एक छोटा सा टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में जानकारी गेन करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे डेमोक्रेसी के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली गई और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई। यह डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है। लेकिन जैसे ही हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और हम कह रहे हैं सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को देना, तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है। भाई, हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? तो लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इस इतनी बड़ी कंट्री में 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट सफिशिएंट। सेंट्रल और स्टेट 2 tiers हैं, लेकिन इंडिया जितनी बड़ी कंट्री, अब बड़ी देखो कई मायनों में बड़ी है इंडिया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री के लिए सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो फिर यही क्वेश्चन आया, क्यों 2 tiers सफिशिएंट क्यों नहीं है? तो इसके लिए अब अपन डिटेल में चर्चा करते हैं कि इंडिया के लिए 2 tier ऑफ गवर्नमेंट सफिशिएंट क्यों नहीं है। इसके ऊपर कई क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं? व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका आंसर भी यही होगा जो हम पढ़ने वाले हैं। या व्हाई 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट सफिशिएंट फॉर इंडिया। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहां पर देखने मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या मिलता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लार्ज कंट्री है। अब लार्ज इन टर्म्स ऑफ एरिया कह रहे हैं हम। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये हम सभी जानते हैं। और हमारे यहाँ की जो स्टेट्स हैं, कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनका जो एरिया है वो यूरोप की कई कंट्रीज से ज्यादा है ना। जैसे कि हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा है कि बेल्जियम जो है वो हरियाणा से कंपेयर किया जाए तो छोटा है, जबकि हरियाणा हमारे यहाँ की एक छोटी स्टेट है ना। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं यूरोप की या वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में जिनका एरिया इंडिया की स्टेट्स से भी छोटा है। तो इतने बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। ये तो एरिया की बात हुई, बट व्हाट अबाउट पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की बात करते हैं। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ की एक छोटी सी स्टेट है उत्तर प्रदेश, है ना, इंडिया की लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, इंडिया की एक छोटी स्टेट उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास है। 20 करोड़ से ज्यादा ही हो गई होगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इसकी पॉपुलेशन 19 करोड़ 99 लाख के आसपास थी। अब तो ये पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। यदि हम इसकी पॉपुलेशन को कंपेयर करें रशिया से, तो रशिया की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से कम है, जबकि हम जानते हैं एरिया वाइज रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ लीजिए, रशिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और एरिया के मामले में यदि हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के कंपैरिजन में रशिया के पास 5 टाइम्स से भी ज्यादा एरिया है। इतनी बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन हमारे यहां की एक स्टेट से कम है। रशिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 करोड़ है और हमारे यहां उत्तर प्रदेश अकेले की पॉपुलेशन देखें तो ये लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स काफी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट और पॉइंट आते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा।
इंटरनली हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, कास्ट तो यूनिक है इंडिया के लिए, दुनिया में और कहीं कास्ट सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और भी कई सारी कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में हमें देखने मिलती है। तो इतने सारे डाइवर्स लोगों को मैनेज करने के लिए भी हमें काय की जरूरत है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट्स इतने बड़े हैं ना भाई। अब इतने बड़े स्टेट में भी छोटे जगहों पर जो डाइवर्सिटी है उसको भी मैनेज करना है ना, तो हमें एक लोकल लेवल पर, छोटे लेवल पर भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें समझ में आ रहा है क्यों चाहिए, एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये तो एरिया, पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी की बात हो गई, लेकिन और क्या हम सोच सकते हैं कि क्यों थर्ड लेवल अच्छा होता है, क्या रैशनल हो सकता है इसके पीछे। तो हम ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पर ज्यादा बेहतर तरीके से सेटल किए जा सकते हैं ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जिनको लोकल लेवल पर, क्योंकि लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं उनको मालूम होता है, बेटर नॉलेज होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है ना, बेटर आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है। तो क्या है रैशनल कि भाई लोकल लेवल पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्यों, उसका भी रीजन है क्योंकि लोगों को बेहतर नॉलेज होता है उनकी प्रॉब्लम्स का और कैसे उनको सॉल्व करना है इसका। तो पीपल हैव बेटर आइडिया, किस चीज का आइडिया है, बहुत सारी चीजों का, लेकिन हम यहां दो चीजों पर मेनली फोकस कर रहे हैं कि पैसा कहां खर्च करें इसका ज्यादा बेहतर आइडिया है, और कैसे चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करें कि एफिशिएंसी आए, इसका बेहतर आइडिया इनको है, ठीक है। इसीलिए लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की जरूरत है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि लोकल लेवल पर यह पॉसिबल है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। यह डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल। और रूल बाय द पीपल तब कहेंगे ना जब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो भाई हर एक व्यक्ति स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन लोकल लेवल पर कर सकता है। सो पॉसिबिलिटी किस चीज की है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की, किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना है हमको कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं लोकल लेवल पर। इसीलिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ये इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। दिस इज द बेस्ट वे, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोग खुद अपने आप को गवर्न करें, ठीक है ना। तो इन सारे रीजंस के कारण हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की जरूरत है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बहुत पहले से थे, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके लिए सब पहला एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, पहला नहीं कहेंगे बट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, कब, 1992 में। कैसे लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का प्रोविजन तो था, लेकिन वो पावरफुल नहीं थी और इफेक्टिव नहीं थी। तो अब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है ना, इसको हम कहते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इन एक्ट्स के थ्रू, इन अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना, सुधार करना, है ना। तो सुधार किया गया, बदलाव किया गया, और किसको पावर दी गई, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पावर दी गई। किसको एफिशिएंट बनाया गया, इफेक्टिव बनाया गया, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाया गया। अब कैसे किया गया ये, इसके बारे में जरा हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे
जिससे कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल हुई और इफेक्टिव हुई। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहां पर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस ही जो है ना वो टाइम पर नहीं होते थे। मतलब ग्राम पंचायत तो है लेकिन उसके इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये सब किसके अंडर कंट्रोल किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलरली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाती। तो सबसे पहला चीज क्या किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दी गई, मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराना कंपलसरी हो गया। कब से कंपलसरी हो गया? 1992 से। उसके पहले तक सोचो, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर 1992 तक 42 ईयर्स हो चुके थे आजादी को। उसके बाद भी महात्मा गांधी का यह सपना था, ये पूरा नहीं हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने में सबसे आगे महात्मा गांधी थे, लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो हमारी कंट्री अचीव नहीं कर पा रही थी। इसके लिए सबसे बड़ा स्टेप लिया गया 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई भाई? रेगुलर इलेक्शंस, है ना। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अब ये रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसका ध्यान रखना है। तो सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसीलिए क्या किया गया? रिजर्व्ड सीट्स रखी गई। ठीक है, वार्ड्स के इलेक्शंस होते हैं और इन वार्ड्स में सीट्स रिजर्व की गई हैं कि भाई कौन सा वार्ड किसके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी? ये इलेक्शन की, है ना, इलेक्टेड बॉडीज की बात हो गई। लेकिन इसके अलावा जब ये इलेक्टेड बॉडीज होती ना, तो इसमें एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत का एग्जीक्यूटिव हेड है सरपंच, तो ये जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं इनके लिए भी सीट्स रिजर्व की गई। ठीक है, लेकिन ये रिजर्वेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज की वहां पर उनकी पॉपुलेशन कितनी है और गवर्नमेंट ने उनको कितना रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन में रिजर्वेशन है, ये फिक्स नहीं है सभी स्टेट्स में एक जैसा, है ना। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी एंड ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन तीनों के लिए इलेक्टेड बॉडीज में और इन इलेक्टेड बॉडीज के एग्जीक्यूटिव हेड्स की पोजीशंस रिजर्व की जाती हैं। ये कंपलसरी है रिजर्व करना, लेकिन कितना परसेंट ये स्टेट वाइज वेरी करता है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, विमेन से रिलेटेड है जो, है ना। जैसे कि हमने एससी एसटी और ओबीसी का देखा कि फिक्स नहीं है भाई रिजर्वेशन कितना होगा, लेकिन विमेन को फिक्स कर दिया गया 1/3, यानी कि 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होती हैं लोकल बॉडी इलेक्शन में, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों। यहां पर वेरिएशन नहीं देखेगा अपन को, हर स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। ये भी 1992 में अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंजेस लाए गए। ठीक, अब वो जो इलेक्शन की बात थी, वो इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट हो, इसके लिए फोर्थ पॉइंट आता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। ठीक है, और लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से ये एक है भाई कि आपने इलेक्शन करवा दिए, आपने रिजर्वेशन दे दिया, आपने इलेक्शन कमीशन बना दिया कि रेगुलर इलेक्शंस हों, लेकिन यदि इलेक्ट होने के बाद भी उनके पास पावर नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट कि वो रूल कर रहे हैं, और रूल नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ गवर्नमेंट काहेगी, है ना। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट कब कहलाएगी? तब कहलाएगी जब इन लोकल बॉडीज के पास पावर हो और रिसोर्सेज हो। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है ये अभी भी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि इनको पावर शेयर करनी है और रेवेन्यू शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, है ना। तो इस प्रोविजन के कारण हम अब देखेंगे कि अब फाइनली जो लोकल बॉडीज हैं वो इफेक्टिव हैं और पावरफुल हैं। यदि उनके पास पावर नहीं दी स्टेट गवर्नमेंट ने और रेवेन्यू शेयर नहीं किया, तो चाहे आप रेगुलर इलेक्शंस करवा लो, रिजर्वेशन दे दो, सीट्स में दे दो, हेड्स में दे दो, कहीं पर भी कुछ भी करते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हो लेकिन आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप काहे के रूलर है।
है ना। तो रूलर होने के लिए पावर होना जरूरी है ना भाई। तो वो इस पॉइंट से पावर्स आती हैं। ये जो अमेंडमेंट के थ्रू पॉइंट ऐड किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर और रेवेन्यू शेयर करना होगा लोकल बॉडीज के साथ, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, पांचों स्टेप्स हैं, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि कि जो लोकल बॉडीज हैं वो पावरफुल हुई और इफेक्टिव हुई। तो हमने क्या समझा अभी तक कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है, और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है। अब हमें क्या समझना है लोकल बॉडीज के बारे में। दो टाइप की लोकल बॉडीज होती हैं, एक होती हैं रूरल एरियाज में, जिन्हें हम रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कहते हैं, इन्हें हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें आती हैं म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल बॉडीज की, और इसमें ग्राम पंचायत की, ठीक है। हम इसको एक ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। एक स्ट्रक्चर कैसा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे बेसिक ब्लॉक क्या हो गया हमारे लिए, ग्राम पंचायत। फिर इन कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बना देते हैं, ब्लॉक, या इसी को कहते हैं मंडल, या इसी को कहते हैं पंचायत समिति। और फिर कुछ ब्लॉक्स या मंडल्स को मिलाकर क्या बना देते हैं अपन, जिला परिषद, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है रूरल एरिया का, जो रूरल से अर्बन तक आता है। लेकिन अर्बन में भी हम देखते हैं कि बहुत वैरायटी है। तो ये जिला परिषद हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत से, कि ग्राम पंचायत क्या होती है और इसमें जो लोग होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं। फिर ब्लॉक की बात करेंगे और फिर जिला परिषद की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत क्या होती है, हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे से विलेजेस हैं, तो वहां पर कुछ विलेजेस को मर्ज करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम जिन एरियाज में रहते हैं, ज्यादातर जगहों पर एक गांव में एक ग्राम पंचायत है। लेकिन जहां पर बहुत छोटे छोटे से गांव हैं, जहां बहुत ही ज्यादा लेस डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ही कम लोग रहते हैं कुछ एरियाज में, है ना, जैसे कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं या फिर कोई ऐसे डेजर्ट एरियाज होते हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कुछ विलेजेस को मर्ज कर दिया जाता है और उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। और ये भी क्या है, काउंसिल है। इस काउंसिल में कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स और सरपंच, ठीक है। इन दोनों का ही डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब वार्ड्स क्या है, देखिए भाई, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वार्ड। एक गांव या एक शहर, कुछ भी हो, कोई भी एरिया हो, गांव हो या शहर हो, वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर चुना जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक गांव में 8 वार्ड हैं या 10 वार्ड हैं, तो उस एक गांव के 8 वार्ड से 8 वार्ड मेंबर चुने जाएंगे और पूरे गांव के लोग मिलकर एक सरपंच चुनेंगे, ठीक है। तो ये काउंसिल बन गई ना, एक सरपंच है और 8 वार्ड मेंबर हैं, ठीक है। तो ये काउंसिल है जिसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं और सरपंच होता है, और इन दोनों के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वार्ड मेंबर को भी हम चुनते हैं और सरपंच को भी हम चुनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पंचायत इलेक्शन होता है तो एक व्यक्ति 2 काउंटर पर वोट करेगा। एक काउंटर पर वो अपने एरिया के वार्ड मेंबर के लिए वोट करेगा और उसी पोलिंग बूथ में दूसरे काउंटर पर वो अपने एरिया के, अपने गांव के सरपंच के लिए वोट करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो अपने एरिया के वार्ड मेंबर को और सरपंच को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत बनी, ये उस गांव के लिए फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सुपरवाइज करने के लिए कोई नहीं है। इनको सुपरवाइज करने के लिए होती है ग्राम सभा। मतलब ग्राम पंचायत कहां कैसे काम करती है, इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, ग्राम सभा सुपरवाइज कर रही है। अब ये ग्राम सभा क्या होती है, चलिए भाई हम ग्राम सभा समझते हैं कि ग्राम सभा क्या है।
इसके कोई इलेक्शन नहीं होते, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। किसी भी गांव के सारे अडल्ट्स या किसी भी गांव के सारे जो वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो डेफिनेशन में अपन क्या लिख देंगे कि ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर्स इन द विलेज। ठीक है, क्लियर है ये? तो ग्राम सभा कैसे फॉर्म होती है? एक गांव के सभी अडल्ट मेंबर्स को मिलाकर उस गांव की ग्राम सभा बनती है। और इनका काम क्या है? ग्राम पंचायत के काम को सुपरवाइज करना, और इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 या 3 बार साल में ग्राम सभा की मीटिंग हो। ठीक है, और जो ग्राम सभा बजट बनाती है ना, बजट जैसे हमारी गवर्नमेंट बनाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट का बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, वैसे ही हम कहते हैं जैसे ये ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसका भी बजट होता है। तो ग्राम पंचायत के एनुअल बजट को कौन अप्रूव करता है? ग्राम सभा अप्रूव करती है, और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। ये ग्राम सभा के काम है। ठीक, अब ये जो काम है ग्राम सभा के, ये ग्राम सभा कर क्यों नहीं रही है? क्योंकि लोगों को अपने राइट्स मालूम ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो ग्राम सभा बनाकर ग्राम पंचायत के काम को सुपरवाइज कर सकते हैं, इवन ग्राम पंचायत को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आपको यह काम करना है। बट अभी हमारे यहाँ ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट सारे लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी लेती है, गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स भेजती है, लोगों को इकट्ठा करवाती है और ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करती है ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत हमारा हो गया कंप्लीट कि ग्राम पंचायत क्या है? काउंसिल, जिसमें कौन होते हैं? पंच और सरपंच। वार्ड मेंबर को कहते हैं हम पंच, ठीक है, और जो चेयरपर्सन होता है इस काउंसिल का उसको हम कहते हैं सरपंच। वार्ड मेंबर का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक ही टाइम पर दोनों इलेक्ट किए जाते हैं। और किसी भी गांव के लिए ग्राम पंचायत वहां की फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। अब हम ग्राम पंचायत से आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल पर। ये क्या होते हैं? कुछ ग्राम सभा को कुछ ग्राम पंचायतों को हम एक साथ मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बना देते हैं, है ना। तो ग्राम पंचायत समिति क्या होती है? फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति। ठीक है, अब इसके मेंबर्स का इलेक्शन भी कैसे होता है? ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं उस एरिया में, जैसे कि मान लीजिए हमने 10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई, तो उन 10 ग्राम पंचायतों के जो मेंबर्स होते हैं वो पंचायत समिति के मेंबर को, यानी कि ब्लॉक या मंडल के मेंबरों को इलेक्ट करते हैं। अब ये चीज और याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में ब्लॉक, मंडल या पंचायत समिति ही बोल रहे हो। अलग अलग जगहों पर ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट लेवल है। विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल क्या आ जाता है? पंचायत समिति। ठीक है, और तीसरा जो लेवल है हमारा वो कहलाता है जिला परिषद। अब ये जिला परिषद क्या होती है? कुछ ब्लॉक्स को मिलाकर एक जिला परिषद बनाई जाती है। मान लीजिए जैसे हमने 10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विलेज बनाया, हो सकता है वैसी 10 या 15 ब्लॉक्स को मिलाकर, या हो सकता है उससे कम 5 या 6 ब्लॉक्स को मिलाकर एक जिला परिषद बनती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जिला परिषद मिलेगी ही, क्योंकि ग्राम पंचायत और ब्लॉक्स इस जिला परिषद के अंडर काम करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है एक हमारा, है ना। तो ये जिला परिषद में कौन कौन होते हैं? जिला परिषद के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ज्यादातर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके अलावा उस एरिया का एमपी और एमएलए भी उस जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, है ना। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज हैं, उसके मेंबर्स भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। तो जिला परिषद में डाइवर्सिटी है, इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, है ना, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि कह सकते हैं अपन। जैसे कि
जो लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स हैं यानी कि एमपीज और एमएलएस हैं, ये तो हमारे प्रतिनिधि हैं, वैसे ही इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। ठीक है, पहले आप इस सब का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें हम देखते हैं कि पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद जो होती है, इसमें एमपी हैं, एमएलए हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं और इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स भी हैं, ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन सबको मिलाकर जिला परिषद बनती है। ठीक है, तो ये जिला परिषद का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? चेयरपर्सन। ठीक है, ये चेयरपर्सन कौन होगा? ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, यही अपने में से किसी एक व्यक्ति को चेयरपर्सन चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिला परिषद का भी गठन हो गया भाई। तो ग्राम पंचायत का गठन हो गया, ब्लॉक मंडल पंचायत समिति का गठन हो गया, जिला परिषद का गठन हो गया। ये हो गया रूरल बॉडीज कंप्लीट। अब जहां जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देखो डिस्ट्रिक्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट में वो शहर भी आ रहा है और वो विलेजेस भी आ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि जो हम शहर की बात कर रहे हैं, अब ये शहर छोटा हो सकता है और ये शहर बड़ा भी हो सकता है। तो जहां पर शहर के लोगों की जनसंख्या कम है वहां म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, और जहां शहर के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्राइटेरिया है, जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी वहां पर म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होंगी, वहां पर सिर्फ जिला परिषद होगी। ठीक है, और जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है वहां म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, और जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। ठीक, तो अब पहले हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें। म्युनिसिपैलिटी के भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इसका जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इसका जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, तो दोनों ही जो अर्बन बॉडीज हैं, इन दोनों ही अर्बन बॉडीज के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। म्युनिसिपैलिटी का जो होता है हेड उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, तो ये हमारी लोकल बॉडीज हो गई। लोकल बॉडीज में हमने अर्बन बॉडीज भी पढ़ लिया और रूरल बॉडीज भी पढ़ लिया। अर्बन बॉडीज में हमने देखे 2, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छा इन सभी का याद रखिएगा, इन सभी के इलेक्शंस के लिए उस गांव को या उस शहर को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि हमारी कंट्री में जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो वार्ड होती है। ठीक है, तो ये आज हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है, ये आपको टॉपिक कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और आगे के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सोशल साइंस के अलावा इन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।